67 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर EFC, O2, F2 एंड PCl5। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी यही सेम क्वेश्चन कराया पिछला। EFC, O2 ये आपके पास में है और ये आपके पास में F2 है। आप नोट करिए कि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक होता है। अभी देखो 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 7। ये क्या करेगा यहाँ पे 2, 1, 3, 2, 5 एंड 1, 6। ये 1 पेयर क्या कर रहा, बच रहा है, क्या कर रहा है, 1 पेयर बच रहा है। और PCl5 में, PCl5 आपके पास में ये है क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, क्लोरीन 4 एंड क्लोरीन कितना हो गया आपके पास में 5 हो गया। ये जो आपके पास में क्लोरीन 5 है, ध्यान दीजिएगा इसको, तो क्या करेगा, ये ट्राइएंगुलर बाइपिरामिड, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिड, और ये भी ट्राइएंगुलर क्या करेगा, बाइपिरामिड बनाएगा। ट्राइएंगुलर बाइपिरामिड, ट्राइएंगुलर क्या करेगा, बाइपिरामिड सेम है। आइए मैं देखता हूं, ऑप्शन मिलाता हूं। बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये है बोथ हैड डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम शेप। बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट शेप। अब इसमें शेप तो क्या कर गई, सेम हो गई, शेप क्या कर गई, सेम हो गई। हाइब्रिडाइजेशन आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 sp3d, 3 and 1 and 1 4। आपके पास 3 and 1 4 and 1 कितना हुआ 5, 1 2 3 4 5। ये भी क्या करेगा, sp3d आएगा। ये भी sp3d है, sp3d है। आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। ये शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों क्या कर जाएंगे आपके पास में सेम मिल जाएंगे, ठीक ना। और आप कह सकते हैं, अच्छा ये एक बात यहां पर देखिएगा, सुनिएगा, ये यहां पर शेप की बात कर रहा है, शेप कर रहा है। देखिए शेप और जियोमेट्री दोनों में क्या करता है, डिफरेंट होता है। वहां इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट था। यहां जो आपके पास में है बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, sp3d दोनों में मिल रहा है, दोनों में। इसमें किसमें ये XeO2F2, इसमें भी XeO2F2 और ये PCl5। आप ऐसी गलती मत करिएगा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऑप्शन 1 1 आप लगा के चल दीजिएगा, ठीक नहीं। बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट शेप, शेप इनका क्या करेगा, डिफरेंट आएगा, शेप इनका क्या करेगा, डिफरेंट आएगा। और आप ये कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों में क्या करेगा आपके पास में सेम आएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, आंसर आपके पास में 4 होगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर आपको क्या होगा, 4 मिलना होगा, ठीक ना। ये ऑप्शन आपके पास में 4 ही है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है, ये आपके पास में क्वेश्चन है 27 नंबर का सवाल है आपके पास। ये देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंप्रेस्ड, आइडियल गैस कंप्रेस्ड isothermally and reversibly from the a pressure of 2 atm to 10 atm, 2 atm to 10 atm, calculate Q in calorie। आपको Q कैलकुलेट करना है कैलोरी में। आप क्या करेंगे, W आप जानते हैं, W इज इक्वल टू क्या करता है, W इज इक्वल टू आपके पास में -Q होता है, आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, -Q। और W इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला क्या होता है, -2.303 nRT log 10 P2। यहाँ पर क्या करेंगे, P1 अपान क्या करते हैं, P2 करते हैं, P1 अपान क्या करेंगे, P2, और V2 अपान क्या करते हैं, आप V1 करते हैं। तो यहाँ तुम्हारे पास में प्रेशर को लेकर के है ना, तो यहाँ आप क्या करेंगे, P1 अपान क्या करते हैं, P2 करते हैं। तो जब आप P1 अपान क्या करेंगे, P2 करेंगे, तो इस बेस पे आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास -965.87 क्या करेगा, कैलोरी आपका आंसर होगा जो है। आइए हम अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपके पास में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 69। चलो देखिए 69 क्वेश्चन है कि एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन दैट ऑफ डायमंड। आप जानते हैं दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप है और डायमंड भी क्या है, एलोट्रॉप है। डायमंड जानते हैं कि हार्ड होता है,
और ग्रेफाइट के कंपैरिजन में। ग्रेफाइट भी आपकी हार्ड होती है, लेकिन डायमंड आपकी क्या करती है, और हार्ड होती है। अब आप रीजन पर आइए, कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन दैट ऑफ डायमंड। एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन दैट ऑफ डायमंड। आपको मैंने बोला है, आप समझिएगा क्या, डायमंड आपकी हार्ड है कंपैरिजन टू किससे, ग्रेफाइट से। डायमंड हार्ड है कंपैरिजन टू किससे, ग्रेफाइट से। अब मैच करिएगा आपको, एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन दैट ऑफ डायमंड। अब ये कह रहा है कि इफ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, और दूसरा कह रहा है कि इफ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तीसरा कह रहा इफ ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। अब आप ये कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन दैट ऑफ डायमंड, ये तो सही है। एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर, ग्रेफाइट की जो एंथैल्पी है वह क्या करेगी, कम होती है किससे, डायमंड से। ये जो रीजन कह रहा है बी, एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट, एंट्रोपी कहां से लोअर हो सकती है, इसकी अगर एंथैल्पी ग्रेफाइट की लोअर है तो एंट्रोपी तो मैक्सिमम होनी चाहिए ना, एंट्रोपी कहां से लोअर हो जाएगी, एंट्रोपी कभी भी लोअर नहीं होगी। तो हमको लग रहा है कि रीजन इसका क्या करना है, बी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपके पास में, राइट आंसर होगा। इफ ए इज करेक्ट बट आर इज क्या कर जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ए आप अगला क्वेश्चन क्या करेंगे देखेंगे यहां से। अगला जो सवाल है आपके पास में, ये देखिए बहुत ही बेहतर सवाल है। ए इसमें कुछ आपको करना नहीं है, सब ये रिमेंबर जिसको है इक्वेशन, जैसे गिब्स एनर्जी का इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमारे पास में क्या होता है ये पता है, डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। आप इसको मैच कर दीजिए इसके साथ में, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा इक्वल डेल्टा भी है, ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बोलता है ना कि हम किसी भी बॉडी से जितना हम एनर्जी लेते हैं उतना एनर्जी क्या करें एटमॉस्फेयर में देते हैं, लेना देना बराबर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन क्या करेगा, एनर्जी को दिखाएगा। और यहाँ पर ये देखिए एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास में एंथैल्पी होती है ना, ये चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या करता है डेल्टा वी होता है। तो बचा हमारा पास केवल एंट्रोपी क्या करता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस। आप ये बोलते हैं ना कि जो रैंडमनेस को मेजर करता है वो एंट्रोपी होता है। जैसे हमारे पास में कोई सॉलिड हो गया, कोई लिक्विड हो गया, कोई गैस हो गया, तो एंट्रोपी किसकी मैक्सिमम होती है, किसी गैस की मैक्सिमम होती है, कंपैरिजन टू किससे, लिक्विड से, कंपैरिजन टू किससे, सॉलिड से। तो ये एंट्रोपी चेंज हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मैच करिएगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो सकता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या करेगा, फोर्थ, ठीक ना। और ऑप्शन ए आपके पास में जो बी दिया है, बी किसके साथ मैच कर रहा है, थर्ड के साथ में, यानी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसके पास में एंथैल्पी कांस्टेंट किसमें लेकर गया आपने, इसमें सेकंड डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा भी ले गया, और एंट्रोपी का डिग्री ऑफ रैंडमनेस कौन सा है यहाँ पर, फोर्थ, बी, थर्ड, सेकंड, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में क्या कर दिया, राइट आंसर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में एक नेक्स्ट, ये 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27, 2 मोल, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपैंड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर। The entropy change R is equal to 2 कैलोरी मोल इनवर्स माइनस ए। तो ये आसान सा प्रश्न है आपके पास में 9.2, आपके पास इसका आंसर क्या करेगा आएगा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर फार्मूला आपके पास में वही 2.303 n और log क्या कर जाएंगे V2/V1, log क्या कर जाएगा V2/V1 को क्या करेंगे रखेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा ये आपका 9.2। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगली बात करते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप लोग उसी फार्मूले पर सेम रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको इतना ज्यादा समय अगर मैं दूंगा इसको कैलकुलेशन में तो आपका टाइम क्या करेगा, बहुत ज्यादा जाएगा। आप देखिए इन थर्मोडायनामिक्स ए प्रोसेस, इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस सुनिए इसको देखिएगा, एक इन थर्मोडायनामिक्स ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबली, रिवर्सिबली व्हेन
surrounding and system change into each other. There is no boundary between system and the surroundings. These surrounds are always in equilibrium with system. अरे यार ठीक तो है ना, ये हमको लग रहा है कि ये आपके पास में सिस्टम है, हम आपके सिस्टम है और एक घेरे में है जो है, ठीक है ना। तो हम लोग ये इक्विलिब्रियम चलता है, इक्विलिब्रियम चलता है, जितना लेंगे उतना ही क्या करते हैं हम लोग देते हैं। सिंपल सी बात है। इससे इक्वेशन आई थिंक ये ऑप्शन नंबर 3 सबने किया होगा ये करेक्ट आंसर। दी सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम। इस सिस्टम के साथ और सराउंडिंग के साथ में इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है। आइए हम अगला सवाल करते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक ना। ओहो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में। आइए देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इन ऑर्डर टू डिकम्पोज 9 ग्राम ऑफ वाटर, in order to decompose 9 gram of water, 142.5 kilojoule of heat is required. Hence, enthalpy of formation of water is, enthalpy of formation of water is. वाटर को बनाइए, वाटर को बनाइए। एक कह रहा है H2 प्लस एंथैल्पी। पहले तो हम डिकम्पोज करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम आपको बताने ये चल रहे हैं कि जैसे आपके पास में एक H2O है, H2O को आप डिकम्पोज करेंगे तो ये H2 प्लस किसमें टूटेगा? हाफ O2 में टूटेगा, डिकम्पोजिशन। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि यहाँ कितना 9 ग्राम ऑफ वाटर दे रहा है, 9 ग्राम ऑफ वाटर दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये बोलते हैं कि 9 ग्राम वाटर, इसका मोल निकालेंगे, इसका एम निकालेंगे तो 1 हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 60, टोटल कितना आ जाएगा 80। तो मोल निकालेंगे 9/80। बोलो जी, ये कितना दे रहा है हीट? 142.5 किलो जूल। ये हो गया 142.5 किलो जूल। 142.5 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये 9/80 मोल कितना रिक्वायर्ड कर रहा है? 142.5 किलो जूल रिक्वायर्ड कर रहा है। अच्छा, 9/8 मतलब 80 यानी 1/2 यानी 0.5। तो 0.5 कितना रिक्वायर कर रही है? 142। तो H2 आपके पास में कितना मोल है? 1 मोल है ना। तो 1 मोल कितना लेके जाएगी? 1 मोल जब 0.5 मोल 142.5 पाएगी, सो 1 मोल कितना पाएगी? 1 मोल पाएगी 2 into 142.5 पाएगी, ठीक ना। तो ये इतना पा गई 2 into 142.5 पाएगी। इसी को अगर मेरे को ये क्या करना, डिकम्पोजिशन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब हमसे क्या पूछ रहा है देखिए। इन ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिशन 9 ग्राम ऑफ वाटर, 142.5 किलो जूल ऑफ हीट इज द रिक्वायर्ड। हेंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर को फॉर्म करना है तो आप H2 प्लस हाफ O2, ये आप H2O पा जाएंगे। तो अगर H2O के लिए H2O को हमने चेंज किया H2 प्लस हाफ O2 में, और मेरे को मिला कितना 2 into 142.5, तो O2 किस में मिला? डिकम्पोजिशन में मिला। तो फॉर्मेशन में कितना मिलेगा? ये वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई है उसी को माइनस में कर लीजिए, यानी -2 into 142.55। ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है? ए, अभी हम 2 का इसमें करेंगे तो ये हमारे पास में 3 क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। क्या मैच कर जाएगा? 3। ए 73 हो गया आपके पास में। क्या हो गया? 73 हो गया। चलिए हम चलते हैं 74 की ओर चलते हैं। चलिए 74 की ओर चलते हैं। ये पिस्टन फिल्ड विथ 0.04 मोल, ए पिस्टन फिल्ड विथ 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expand reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature of 37.0 degrees centigrade. As it does so, it absorbs 208 joule of heat. The value of Q and W for the process will be. आपको क्या करना? वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आपको पता है, ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से पता होगा। तो क्या करेंगे? आपको ये पता है तो पहले बताया ना कि W इज इक्वल टू आप क्या पाते हैं? सिंपल सी बात, W इज इक्वल टू आप जानते हैं कि -Q होता है।
W इज इक्वल टू क्या होता है माइनस क्यू, और क्वेश्चन में Q इज इक्वल टू कितना दिया, पहले ढूंढिए कितना दिया हुआ है, ठीक है। W इज इक्वल टू आपके पास में Q इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, हम ध्यान देंगे यहाँ पर ये दिया है 200 जूल। आप देखो ना क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है कि ये पिस्टन फिट, बड़े क्वेश्चन से आप परेशान ना हो कि यार इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, ये वैल्यू आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट दे दिया, मत परेशान होइए ना, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हमको ये क्वेश्चन बेवकूफ बना रहा हो, इतना बेवकूफ बनने की भी आपको क्या करना है आवश्यकता नहीं है। आप इसको आसानी से देखिए, आप आसान सी भाषा में इसको समझा ले जाएंगे। क्या है आपके पास में क्वेश्चन करा है कि पिस्टन फिल्ड विथ 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expand reversibly from 50.0 ml to 375 ml at a constant temperature of 37.0 degree centigrade. As it does so, it absorbs 208 जूल, ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा हो सकता है बड़ा कर लीजिएगा, 208 जूल ऑफ हीट, ये दिया ना वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस विल बी। तो अगर हम इसमें से W को देखें, जब भी आप देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, यहां पर देखिए कहीं दिया है, हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये पिस्टन फिल्ड विथ 0.0 मोल, ये देखिए ना आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली। तो आप ये कर सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपके पास में यहां पर डेल्टा U इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब डेल्टा U इज इक्वल टू 0 तो W इज इक्वल टू क्या करेंगे माइनस Q पाएंगे, और Q इज इक्वल टू क्वेश्चन में आपका क्या निकल रहा है 200 एब्जॉर्ब कर रही है ना, तो 208 क्या कर रही है जूल निकल रही है, क्या कर रही है 208 क्या कर रही है जूल निकल रही है। हेंस आप कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्या कर जाएगा माइनस 200 क्या कर जाएगा आपके पास में, यहां कर सकते हैं कि जूल आ गया। अब आंसर को मैच करिएगा, Q 208 जूल होगा, W आपके पास में माइनस 208 जूल होगा। इतना बड़ा सा क्वेश्चन आपको जो फार्मूला आपको रिमेंबर हो रहा होगा कि हम लगाएंगे यहाँ पर V2 माइनस V1 करेंगे या ये सब तमाम प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, आप उतना दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को देखिए कि क्या करना है, उसके लिए ट्रिक एब्जॉर्ब करिए और आगे की तरफ बढ़िए। सिंपल सी बात है कि क्यों दे रहा है, हम जानते हैं कि यहाँ पर जरा रिवर्सिबल कर रहा, तो रिवर्सिबल के लिए हम लेके जाएंगे, गैस एक्सपेंड कर रहा है तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या करेगा 0 आएगा, Q इज इक्वल टू क्या कर जाएगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस Q हो जाएगा, और Q की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रहा है 200 जूल दे रहा, तो W इज इक्वल टू क्या कर जाएगा माइनस 200 जूल हो जाएगा। ढूंढिए Q कहाँ है, Q A है आपके पास में 208 जूल और W क्या दिया है माइनस 208 जूल। ऑप्शन नंबर A क्या है हमारे पास में राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर A क्या है आपका राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। एक Q एक बात देखा जाए, फिर से एक बार हम देखेंगे इसको, फिर से देखेंगे, साइन हमने गलत बोला यहाँ पे, फिर से देखिए, फिर से इसको मैच करिएगा। हमने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू क्या कर जाएगा 0 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू आपके पास में क्या होता है माइनस Q होता है, और Q इज इक्वल टू आंसर दिया है 208 जूल, सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 208 जूल, ठीक है ना। आंसर हमने सही बोला था, ये आप देखिएगा इसको, ठीक है ना। Q हमने लिखा था वहां पे 208 जूल और A माइनस, ठीक ना। ऑप्शन देखना इसको, ये 4 है आपके पास में, लगाया कुछ बोल दिया कुछ साइन को लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ देखना ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 4 नंबर का हुआ, मुझे लग रहा है कि क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में। एक बेहतर सवाल है, कह रहा है कि द हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF, इसको देखिए AA लिखा हुआ है, डेल्टा AHF, इससे थोड़ी बहुत आप सबको दिक्कत हो सकती है। S2A आपका लिक्विड के फॉर्म में लिखा है, इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2O इज इक्वल टू 0 मोलर हीट ऑफ कम्बेशन ऑफ A, यहाँ पर EH2 लिक्विड बोल रहा है, और मोलर हीट ऑफ कम्बेशन ऑफ H2 गैस। आप मिलाते रहिएगा क्वेश्चन को, ये है आपके पास मोलर हीट ऑफ कम्बेशन, ये मोलर हीट ऑफ कम्बेशन आएगा, मोलर हीट
द हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF आर S2 लिक्विड मोलर हीट आप जानते हैं कि उसके मोल के क्या करती है, इक्वल होती है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमारे बीच में ऑप्शन नंबर क्या करेगा, इसका 3 होगा, मोलर हीट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ S2 गैस का क्या कर जाएगा, इक्वल होगा। आइए हम 76 नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अच्छा चलिए 76 एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, 76 है आपके पास, 76 ये ध्यान देना, 76 ये भी फार्मूला आपके पास में है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन हमको लोगों को काफी कुछ सिखा जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए भाई देखो बहुत जरूरी है जानना, ये ऐसे क्वेश्चन को आप ये समझिएगा, ये सब कुछ क्वेश्चन हम लोगों को कुछ सिखा जाते हैं। क्या सिखा जाते हैं, ढेर सारे फार्मूले सिखा जाते हैं, ढेर सारे फार्मूले सिखा जाते हैं, आप इस बात को जानिएगा। अभी देखिए कह रहा है कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G इक्वल टू माइनस डेल्टा, एक रिमेंबर वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, रिमेंबर किया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप थर्ड मैच कर दीजिए, क्या कर गया, थर्ड मैच कर गया। और ये हमारे पास में फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ग्रेटर कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, सब लोग जानते हो, ये आपके पास में क्या कर जाएगा, एक फोर्थ मैच कर जाएगा। फिर क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कर जाएगा, ये देखिए रिएक्टेंट माइनस क्या करते हैं प्रोडक्ट, हमेशा हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ऐसे निकालते हैं, ठीक है एकदम फार्मूले हैं, रिमेंबर है। और फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड इन द थर्मोडायनामिकल रिएक्शंस एक ही बचा है, हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को लेके चलेंगे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। मैच करिए कौन सा मैच हो सकता है, मुझे लग रहा है कि स्पॉन्टेनियस फोर्थ आ रहा है, स्पॉन्टेनियस थर्ड, डेल्टा G माइनस डेल्टा V, और B आपके पास में लेके जा रहा है फोर्थ, और क्या ले जा रहा है यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन किस में गया, फर्स्ट, D किस में जा रहा है आपके पास में, सेकंड। ए ऑप्शन नंबर ए ही राइट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है या नहीं राइट आंसर है, आइए देखते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर ए ही है आपके पास में आंसर, आंसर यहाँ पर दिया गया है। एक अच्छा क्वेश्चन और है आपके पास में, दी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सिंपल सी प्रक्रिया है, आप इसको जानने का प्रयास करिए, एक बेहतर सवाल ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सिंपल सी प्रक्रिया में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को आप कैसे करेंगे, हेस का रूल आपने पढ़ा होगा, तो आप ये जानिएगा हेस का रूल क्या होता है कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू आप डेल्टा H2 कह सकते हैं। अब आप क्या कर लीजिए, H2 को आप कैलकुलेट कर लीजिए इस केस से, डेल्टा H को आप कैलकुलेट कर लीजिए। अभी डेल्टा H1 इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है, माइनस 285.77, आप यहाँ लिख लीजिए माइनस 285.77, यहाँ पर प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू आपके पास में डेल्टा H2, और आप ये जानिएगा कि डेल्टा H2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस 241.84, आप यहाँ कर सकते हैं माइनस 214.84 है। आप भाई डेल्टा H की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, बाहर कर लीजिए डेल्टा H की वैल्यू को। तो जब आप डेल्टा H की वैल्यू को क्या करेंगे, तो बाहर करेंगे, तो आपके पास में इक्वेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू को बाहर करेंगे तो मुझे लगता है, आप देखिए डेल्टा H को बाहर करेंगे तो सिंपल सी प्रक्रिया है, आपके पास में आई थिंक ऑप्शन 2 होनी चाहिए, देख लिया जाता है। अब आप माइनस कर लीजिएगा ऑप्शन 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, आप करिएगा क्या, फिर से देख लीजिएगा, आपको पता है ना, फिर से देख लीजिएगा, डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल ए डेल्टा H1 प्लस हेस का नियम आपको पता होगा, आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा हमने बोला डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H2, तो डेल्टा H1 की वैल्यू हम देखिए, फिर से देखिए ऊपर गया है माइनस 285.77,
प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा S2 की वैल्यू माइनस 241.84। आप डेल्टा S यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके पास में ये प्लस 43.93 आएगा, प्लस 43 पॉइंट क्या करेगा 93 आएगा। चलिए आपके पास में आएगा सेवर आएगा, ये हमारे पास में हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ CH4। हाँ, हीट ऑफ कंबस्शन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा ये 78 नंबर का सवाल आपके पास में हीट ऑफ कंबस्शन करिए। हीट ऑफ कंबस्शन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास में आपको इस बात को बढ़िया व्यापक तरह कराया गया है। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ CH4 गैस एंड क्या है आपके पास में ग्रेफाइट एंड S2 20 कैलोरी और ये क्या है 40 कैलोरी माइनस 10 कैलोरी रिस्पेक्टिवली। हीट ऑफ फॉर्मेशन आप ये देखिएगा माइनस 80 किलो कैलोरी क्या करेगा आपका आंसर करेगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 79 की तरफ चलते हैं, 79 की तरफ चलते हैं। ये देखिए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म, क्वेश्चन है आपके पास में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, द एनर्जी ऑफ S2 मॉलिक्यूल। 2 एटम्स क्वेश्चन को देखिए, बेहतर सवाल है आपके पास में, यहाँ पर एक आपके पास में बेहतर सवाल है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, द एनर्जी ऑफ S2 मॉलिक्यूल इज, क्या कह रहा है ग्रेटर देन दैट ऑफ सेपरेट एटम, ग्रेटर देन दैट ऑफ सेपरेट एटम, ऑप्शन बी कर रहा इक्वल टू दैट ऑफ सेपरेट एटम, ऑप्शन सी कर रहा लोअर देन दैट ऑफ सेपरेट एटम, लोअर देन दैट ऑफ सेपरेट एटम, ऑप्शन 4 कर रहा सम टाइम लोअर एंड सम टाइम हायर। ठीक है ना, ये तो कभी नहीं हो सकता है, ये मतलब सम टाइम लोअर एंड सम टाइम हायर, ये व्हाट इज दिस, ये केमिस्ट्री में जनरली ऐसा केस नहीं मिलता है आपके पास में, तो ये भूल जाइए। ये कभी भी जनरली जब भी आपके पास में आंसर किया हो तो केमिस्ट्री में जनरली ऐसा आप 99.999% मैं बोल सकता हूं कि ऐसा कोई ऑप्शन कभी नहीं आएगा, इसको मैच मत करिएगा, आप ऑप्शन 3 में ही लड़ना चालू कर दीजिएगा। फिर से एक बार सवाल करिए, कह रहा है कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड, ये कर रहा है H प्लस H2 आप कंबाइन करिए टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, आप H2 को बना दिया, कह रहा है H2 बन गया मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, द एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक ना, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अब लोअर देन दैट ऑफ सेपरेट एटम्स, क्योंकि H2 का जब न्यूक्लियस मिलेगा बहुत स्मॉल साइज होती है, बहुत ही स्मॉल साइज होती है H2 की। जब ये मिल गए ना, जब मिल गए कि इनको अलग करना क्या कर जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप समझिएगा इस बात को, समझ आ रही बात की नहीं, ठीक है ना। तो ये जो H2 है इसको ये कर आने की लोअर देन दैट ऑफ सेपरेट एटम, सेपरेट करने में एनर्जी जो होगी इसके पास में क्या करेगा कम। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास में क्या है राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं, ये 79 हो गया। आइए अगला आपका क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन है, द हीट इन्वॉल्व ऑफ कंबस्शन। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपके पास में, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में, ये आपका देखिएगा श्योर बेहतर क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास मिलता है, एक क्वेश्चन बताने लायक क्वेश्चन है। आइए देखा जाए, ए द हीट ऑफ इवॉल्व ऑन कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ स्टार्च into CO2 gas and the S2 liquid is the 4.18 kilocalorie. What is the standard enthalpy of formation of 1 gram of starch? Heat of formation of CO2 gas and the S2 liquid are -94.05 and -68.32 kilocalorie per mole. ये आपको क्या करना है, देखना है इस क्वेश्चन को, आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखेंगे। एक स्टार्च है आपके पास, एक स्टार्च है, पहले आप एक इक्वेशन को बनाइए, यहाँ पर आप स्टार्च को फाइंड आउट करेंगे, पहले पूरी एनर्जी को आप कैलकुलेट करिए। ध्यान दीजिए ये जितनी भी एनर्जी है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे एक आप इक्वेशन बनाइए कि स्टार्च से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेके चलेंगे। जब आप स्टार्च से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाएंगे, जितनी भी एनर्जी दिया वो सारी एनर्जी को क्या कर दीजिए आप कंबाइन कर दीजिए, और सारी एनर्जी को कंबाइन करने के बाद में कितने बने प्रोडक्ट हैं आपके पास में। जैसे यहाँ पर आपके टोटल मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च को देखिएगा, यहाँ पर कितना C6H10O5 है, तो हमको लग रहा है कि 1 कार्बन का मास जो होता है वह 12 है,
और हाइड्रोजन का कितना 1 का 1, 10 का कितना कर जाएगा 10, ऑक्सीजन का 16 × 5, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपके पास में 165 आ जाएगा। क्या कर जाएगा 165 आ जाएगा। और जब आप टोटल एनर्जी को क्या करेंगे, इनको ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब टोटल एनर्जी को मित्र आप यहाँ पर क्या करेंगे ऐड करेंगे तो वो आएगा 228.74 करीब में आएगा जब आप एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। और इनका जो आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट आप जब कार्बन का जैसे कि 12 × क्या कर गया 6, और हाइड्रोजन का 1 का कितना 1, 10 का कितना 10, ऑक्सीजन का 16 × 5, तो आपके पास में टोटल कितना मिल जाएगा 162 मिल जाएगा। हालांकि जब आप क्या करेंगे कंबाइन करेंगे तो कंबस्शन हीट फॉर्मेशन आपको बताया गया होगा कि वो माइनस के फॉर्म में क्या करती है देती है, तो जो आएगा उसी को माइनस के फॉर्म में कर दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि ये यही आएगा माइनस 1.41 किलो कैलोरी क्या करेगा आंसर आएगा आपके पास में। सिंपल सी बात है, रिएक्शन को बनाइए, रिएक्शन को बनाने के बाद में सारी एनर्जीज को जोड़ लीजिए, सारी एनर्जी को जोड़ने के बाद में जिसका आपको कैलकुलेट कर रहा है उसके मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड कर दीजिए। किसी क्वेश्चन के साथ में करिए, सारे आंसर्स आपके क्या करेंगे आसानी से निकलते रहेंगे, कोई इफ और बट नहीं होगा। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास में 81 है आपके पास में। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों में अक्सर पूछता रहता है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछता रहता है। I2 सॉलिड किया है, I2 गैस किया, समझिए इसको, I2 सॉलिड और आपके पास में I2 क्या कर दिया गैस कर दिया। जब आपके पास में I2 सॉलिड और I2 क्या कर दिया गैस कर दिया, यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है, डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया है, डेल्टा H = +40, हाँ क्या कर दिया किलो कैलोरी कर दिया है, और डेल्टा S = कितना दे दिया है 80 कैलोरी कर दिया है। ठीक ना, फार्मूला क्या जानते हो, फार्मूला क्या जानते हो, सब्लिमेशन पॉइंट I2 का पूछ रहा है, सब्लिमेशन पॉइंट I2 का पूछ रहा है, क्या निकालेंगे डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S, T डेल्टा S आपको क्या करना यहाँ पर देखना है, तो आप क्या निकालेंगे इस प्लेस पर, यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर T सब्लिमेशन आपको निकालना है, T सब्लिमेशन निकालना है। तो जब आप T सब्लिमेशन क्या करेंगे निकालेंगे, तो यहाँ पर जब T निकालना है, आप T निकालिए, इसमें कितना जितना भी T आपके पास में आ जाए करा दे पूरे को। चलिए देख लेते हैं, डेल्टा G = क्या करता है 0 होता है, ये इक्विलिब्रियम में है ना फॉर्म में, तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में है तो डेल्टा G = क्या कर जाएंगे आप 0 पा जाएंगे। तो आप करेंगे 0 = डेल्टा H की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, आप कर सकते हैं +40 और -T × डेल्टा S, -T × डेल्टा S क्या है आपके पास में 80 है। जो आपके पास में यहाँ T मिले, जो आपको T मिले उसी T में आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपके पास में कितना होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो आपके पास में टेम्परेचर आएगा उसमें आप माइनस कर देंगे 273 डिग्री सेंटीग्रेड को। आई थिंक आपके पास में जो आंसर है वह 227 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। यहाँ पर 227 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करेगी टेम्परेचर आएगी। आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। 81 हो गया आपके पास में। आइए हम अगला सवाल करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट